जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि आपकी SAT 1 एग्ज़ाम के लिए डेट शीट आ चुकी है और 7 अगस्त से आपके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का SAT एग्ज़ाम के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आया था जुलाई 2022 में, यानी कि पिछले साल, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, SAT 1 एग्ज़ाम के लिए है जुलाई 2022, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 10वीं, और विषय है सामाजिक विज्ञान। 60 मिनट का टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया था। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? यानी कि जो हड़प्पा स्थल है सिंधु सरस्वती सभ्यता का, इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा स्थल की? तो आंसर है इसका दयाराम साहनी ने। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, लो अयस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क यानी कि जिसमें से लोहा निकाला जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, और ये किस तरह का संसाधन है? तो आंसर है इसका गैर नवीकरणीय, यानी कि ऐसा संसाधन है जो एक बार समाप्त हो गया तो इसका दोबारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। तीसरा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर है इसका गुजरात, यानी कि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज प्रणाली में शामिल हैं? तो आंसर है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, यानी कि ये 3 लेवल होते हैं पंचायती राज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है? यानी कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंदर कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी वगैरह ये कार्य आते हैं। क्योंकि आज भी जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं। छठा क्वेश्चन देखें। सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जिसको जाना जाता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसके 2 प्रमुख नगरों के नाम बताने हैं। तो पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जो सौर ऊर्जा से संपन्न है? यानी कि जहाँ पर सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाई जाती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। और 2 राज्य के नाम बताने हैं जहाँ पर सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाई जाती है। तो आंसर है राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सरकार के उच्च और निम्न सत्रों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऊर्ध्वाधर विभाजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में विषयों को कितनी सूचियां दी गई हैं? भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? तो आंसर है इसका 3 सूचियां दी गई हैं। पहला है संघ सूची, जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी कि सूची जो होती है उसके अंदर ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर सरकारें जो हैं कानून बनाती हैं। जो संघ सूची है, संघ सूची के ऊपर संघ सूची के अंदर जितने भी विषय आते हैं, इन सभी विषयों के अंदर जो है केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। उसके बाद राज्य सूची, नाम से ही आपको पता लग गया होगा, राज्य यानी कि ऐसे विषय जिन पर राज्य कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर किसी एक विषय के ऊपर दोनों ही सरकारें कानून बना देती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वो मान्य होता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, नरेगा 2005 के अनुसार सरकार कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देती है? तो आंसर है इसका 100 दिनों की, यानी कि मनरेगा के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को जो है 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं
बताएं। सरस्वती सिंधु सभ्यता जो है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और नगर योजना की दो विशेषताएं बतानी थी। तो पहली विशेषता है मकान पक्की ईंटों से बने थे, और दूसरी है सड़कें और गलियां 9 से 34 फुट चौड़ी थी, यानी कि जो सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास क्या है? आंसर देखें। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय आदि में सुधार और विकास। यानी कि राष्ट्रीय विकास का जो पैमाना है, यानी कि मापने की इकाई है, उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? नागरिकों का स्वास्थ्य, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो उसके लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, सामाजिक सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ही उसको इससे जो है बोला जा सकता है कि जो राष्ट्र में जो है विकास हो रहा है। तो इसलिए इसको बोला गया है राष्ट्रीय विकास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन का वर्णन करें, 2 उदाहरण दीजिए। आंसर देखें। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यानी कि प्रकृति के अंदर पाया जाने वाला हर एक वो पदार्थ, हर एक वो चीज़ जिसका इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है उसको संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला है, जल है, वायु है, खनिज है, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति में पाई जाती है और इनका मनुष्य जो है प्रयोग करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है संसाधन कहलाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय सरकार में शक्तियाँ कैसे विभाजित होती हैं? तो आंसर देखें। भारत में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि संघीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। पहला देखें, ये संघ सूची के बारे में है। संपूर्ण देश के प्रमुख विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, डाक व तार, वित्त आदि जो है केंद्रीय सूची के विषय हैं, केंद्र सरकार को दिए गए हैं। यानी कि ये संघीय सूची है जिसके अंदर ये विषय हैं और इन सभी विषयों के ऊपर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। उसके बाद है राज्य सूची, यानी कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के राज्य सूची के विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं। यानी कि राज्य सरकार इन सभी विषय के ऊपर जो है कानून बना सकती है। उसके बाद है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना आदि समवर्ती सूची के विषय हैं। यानी कि ये जो नाम आप देख रहे हैं ये विषय हैं और इन विषय के ऊपर जो है तीसरे वाले में यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन सभी विषय के ऊपर कानून बना सकती हैं। सूची के विषय दोनों सरकारों को दिए गए हैं, यानी कि दोनों सरकार को, केंद्रीय सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। बाकी के बचे हुए विषय जो है केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इनके अलावा अगर कोई और विषय बच जाता है, यानी कि राज्य सूची और संघीय सूची के अलावा कोई अगर विषय बच जाता है तो वो सारे विषय भी जो हैं केंद्र सरकार को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है संघीय सरकार में जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है कि कौन से विषय जो हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। लेकिन इसमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो विषय हैं इनके ऊपर दोनों सरकारें जो हैं कानून बना सकती हैं, लेकिन किसी एक ही विषय के ऊपर अगर दोनों सरकारें जो हैं कानून बना देती हैं तो केवल जो केंद्र सरकार है उसका कानून मान्य होगा, राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए कि भाई विवाह के ऊपर जो है एक कानून बना दिया गया है, जो राज्य सरकार ने भी बना दिया और केंद्र सरकार ने भी बना दिया, तो राज्य सरकार का जो कानून होगा वो कैंसिल हो जाएगा और केंद्र का जो कानून होगा वो मान्य होगा। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का SAT 1 का
क्वेश्चन पेपर जो जुलाई 2022 में हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।